बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सूबा इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। शरीफुल्लाह इससे कबल इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान थे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज बताइएगा। जी देखिए, कुछ रोज कबल सिंध की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का तबादला हुआ था। एजाज अनवर चौहान था, जिसको एजाज अनवर चौहान को बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह को सिंध का इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया था। तो आज शरीफुल्लाह ने अपने ओहदे का चार्ज ले लिया है और बाकायदा काम शुरू कर दिया है। इन्होंने यहाँ पर कराची में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का जो दफ्तर है वहाँ पे उन्होंने चार्ज लेके अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। इसी तरह बलूचिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है नया एजाज अनवर चौहान, उन्होंने भी वहाँ कोयटा पहुंचकर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इस तरह इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस जो है जिस तरह चल रहा था सूबाई सतह पे, इन दोनों इलेक्शन कमिश्नर ने अपना काम शुरू कर दिया है। जी, तो चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कौन कौन से अमूर जो है अभी तक सर अंजाम दिए हैं? जी देखिए, क्योंकि 8 फरवरी को मुल्क भर में इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन का शेड्यूल है, तो इसके हवाले से काम है। यहाँ पर भी ये तबादला उसी तनाजर में हुआ था। जिला तशद्दुद के यहाँ की सियासी जमातों ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर थे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आज जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची वालों को मैसर वाहिद डीएनए लैब को भी ताले लग जाने का अंदेशा। जामा कराची में काम सिंध फॉरेंसिक डीएनए एंड दस्तयाबी के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना है। फॉरेंसिक डीएनए एंड सीरोलॉजी लैब की सरबराह ने महकमा सेहत सिंध को खत लिख दिया है। खत के हवाले से मज़ीद जानेंगे मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताएगा खत का मतलब। देखिए, बिल्कुल जामा कराची में कायम है सिंध फॉरेंसिक डीएनए एंड सीरोलॉजी लैब। इसको फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जो इस डिपार्टमेंट की सरबराह हैं खातून, उन्होंने जो महकमा सिंध को एक खत लिखा है जो कि मौसूल हुआ है C21 पर। इस खत में इन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि दहशतगर्दी और हादसात में जामा अफराद की मैयतों की शनाख्त के अलावा साइंटिफिक बुनियादों पर तफ्तीश के मराइल को आसान करने वाला ये वाहिद इदारा है कराची में। और वजारत सेहत की जानिब से लैब के लिए मंजूर की गई 18 करोड़ रुपए की खतीर रकम थी जो कि फराहम नहीं की गई। कई बार खतूत लिखे गए लेकिन इनको रकम फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से अब ये इदारा जो है वो तबाही के दाने पर पहुंच गया है और इसे ताले पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। क्योंकि अगर ये रकम इनको नहीं मिली तो उन्होंने ये भी खत में वाज़ेह लिखा है कि 30 सितंबर को मुआहदे को 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी फंड्स की फराहमी मुमकिन नहीं हुई है, जिसकी वजह से 30 दिसंबर के ये फॉरेंसिक लैब अपना काम जारी नहीं रख सकेगी। फॉरेंसिक डीएनए एंड सीरोलॉजी लैब का क़याम साल 2019 में अदालती हुक्म पर अमल में लाया गया था और कराची में अब तक ये इदारा लगभग 8000 से ज़ायद केसेस की फॉरेंसिक जांच में अपना कलीदी किरदार अदा कर चुका है। PIA तैयारे का हादसा हो, जामा कराची में खुदकश हमला हो, बेला और नूरियाबाद के बस हादसात हो या दीगर दहशतगर्दी के वाक़यात, इसमें तमाम जो लाशों के शनाख्त के मराइल थे इसमें इसी लैब की मदद से जो है वो मुमकिन हुए थे। लेकिन अब ये लैब जो है वो बंद होने के दाने पर है और इसकी जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर फजाना, उन्होंने वजारत सेहत से अपील की है, मुतालबा किया है कि फंड फौरी तौर पर जारी किए जाएं, वरना इस इदारे को अब मजीद जो है चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। जी मिराज, बताया जा रहा है कि ये कराची का वाहिद फॉरेंसिक लैब है और मरीजों को भी खासी मुश्किल पेश आ रही होगी, तो क्या जब खत भिजवाया गया तो उसके बाद कुछ बताया गया कि इसको कब तक फाल किया जाएगा, कब तक फंड फराहम किया जाएगा? देखिए जी, अब से कुछ देर पहले भी हमारी इनकी तर्जुमान से बात हुई है डीएनए लैब के, तो उनका ये कहना था कि अभी तक वजारत सेहत की जानिब से कोई यकीनदानी नहीं कराई गई और खत का जवाब नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से ये खदशा है कि ये लैब जो है वो बंद ना हो जाए। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि कराची में जितने भी 2019 से लेकर अब तक के जितने भी वाक़यात हुए, भले वो बड़े हादसात हों, सानेहात हों या फिर दहशतगर्दी के वाक़यात हों, उसमें इस इदारे का बड़ा कलीदी किरदार है। और ये इदारा जो है डीएनए करने के बाद लाशों की शनाख्त का काम भी करता है। जामा कराची में खुद का हमला हुआ था जिसमें फौरी तौर पर इस इदारे ने काम किया था, वर्किंग में आया था और उसके बाद खातून जो थी उनकी फौरी तौर पर शनाख्त भी मुमकिन हुई थी और पुलिस को तफ्तीश में मदद मिली थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस जैसे अहम इदारे को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है और जो वजारत सेहत सिंध है वो इनको रकम जारी नहीं कर रही है जो कि जिनकी डिमांड के मुताबिक थी और जो मुआहदे के मुताबिक थी। तो इनका यही अपील और मुतालबा है हुकाम से, आला हुकाम से और CM सिंध से भी कि फौरी तौर पर जो है ये फंड जारी किए जाएं ताकि इदारा जो है फ़ाल रह सके और आगे आने वाले वक्तों में जो है वो पुलिस और तफ्तीशी इदारों की मदद कर सके। जी।
फंड फराहम किए जाएँ ताकि इदारा फाल रह सके। मेराज अख्तर अपडेट के लिए शुक्रिया। आपको बताएं 18वीं बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले में गहमा गहमी अरूज पर पहुँच गई है। बिजनेस समेत मुख्तलिफ शोबाजात से मुतालिक किताबें शुरका की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। एक्सपो सेंटर में जो आलमी कुतुब मेला है आज इसका दूसरा रोज़ है और बड़ी तादाद में जो शुरका हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। बिलखुसूस तालिब इल्मों की बड़ी तादाद इस कुतुब मेले में देखने में आ रही है। मेरे हाथ में बिज़नेस से रिलेटेड एक बुक है जिसका नाम है डिजिटल रेवोल्यूशन इन सस्टेनेबल बिज़नेस मॉड्यूल एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। मुख्तलिफ बिज़नेस से रिलेटेड जो मज़ामीन हैं, जो उन्वान है वो इसमें है और बिलखुसूस मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें एक जो मज़मून है वो ये है कि using network DA to explore the effect of mobile payment on चेवानी बैंक एफिशिएंसी, यानी कि जो मोबाइल बैंकिंग के हवाले से इसमें जो है वो तमाम तर जो मालूमात हैं वो फराहम की गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस बुक में मुख्तलिफ जो बिज़नेस से रिलेटेड बिलखुसूस जो दौर जदीद में मोबाइल बैंकिंग की अहमियत सामने आई है उसके हवाले से तमाम तर जो मालूमात इसमें दी गई हैं। और उसके साथ साथ न सिर्फ बिज़नेस के हवाले से बल्कि मुख्तलिफ जो मज़ामीन हैं, मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाली जो किताबें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस स्टॉल के नुमाइंदे, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे, कौन कौन सी बुक्स आपके पास मौजूद हैं और क्या फ़ीडबैक मिला है। हमारे पास जो है यहाँ पे मैनेजमेंट से मुतालिक, साइंस से मुतालिक, लॉ के हवाले से हिस्ट्री बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, अफसाने हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक्स हैं, पोइट्री है और बच्चों के हवाले से जो है वो लिटरेचर यहाँ पे मौजूद है। ज़्यादातर कौन कौन सी बुक्स की डिमांड देखने में आई है? यहाँ पे देखें ख़वातीन का और बच्चों का रुझान क्योंकि ज़्यादा है, तो बच्चों का ये है कि साइंस और फिक्शन के हवाले से ज़्यादा यहाँ पे किताबों की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है और ख़वातीन का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादातर नॉवेल, इस्लामिक लिटरेचर और शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक्स पर है। सही है। अच्छा, इस तरह की जो एग्जीबिशन से उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है? देखें, बहुत बड़ा फ़ायदा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताब के करीब हो रहे हैं और एक छत के नीचे जो है वो इतने सारे पब्लिशर्स यहाँ पे आते हैं और अपनी किताबें यहाँ पे फराहम करते हैं, लोगों को बआसानी यहाँ पे किताबें मिल जाती हैं। जी बिल्कुल, ये थे स्टॉल होल्डर जिनका बताना है कि ज़्यादातर जो किताबों की डिमांड है वो साइंस फिक्शन और बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से यहाँ पे जो इस्लामिक लिटरेचर है और मुख्तलिफ जो नावल्स है उसके हवाले से डिमांड्स जो है वो देखने में आई है। ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी। उनका कहना है कि इस एग्जीबिशन के ज़रिए से जो कुतुब बीनी का शौक़ रखने वाले हैं उनको एक छत तले तमाम तर जो किताबें हैं वो दस्तियाब हो जाती हैं और इस एग्जीबिशन से जो है बीनी को फ़रोख्त दिया जा सकता है। जी, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर सिंध और सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम लियारी इंटर डिवीजन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, बताएगा चैंपियनशिप के हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान रेंजर सिंध और सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम लियारी में इंटर डिवीजन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ। हाजी अबू बकर ट्रंक वाला बॉक्सिंग अरीना और पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी में किया गया, जबकि चैंपियनशिप जो है वो 12 से 14 दिसंबर तक जारी रही। चैंपियनशिप में सिंध भर के 7 डिवीजन के 105 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि चैंपियनशिप में 21 खवातीन और 84 मर्द बॉक्सर्स शामिल थे। टूर्नामेंट के दौरान मुद्रिक और जो 15 मुख्तलिफ कैटेगरीज के 90 मैचेस खेले गए, जबकि तकरीब में सिविल, समाजी शख्सियात समेत सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के अहदेदारान और रेंजर्स के अफसरान ने भी शिरकत की। इलाकाई सेक्टर कमांडर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबलों में लियारी की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की, कराची ने दूसरी, जबकि हैदराबाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी ने पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम की। जी, इनामात भी मिलेंगे जीतने वाले को। सलमान सलीम, अपडेट के लिए शुक्रिया। साबिक TGO SPCA मंजूर कादर की ECL से नाम खारिज करने से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर कादर की ECL से नाम खारिज करने की दरखास्त निपटा दी है। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को मुतल्लिका अदालत से रजू करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में साबिक DG SPCA मंजूर कादर काका के ECL से नाम खारिज करने के मुतल्लिक दरखास्त को समाअत दी है। अदालत ने मंजूर कादर काका का ECL से खारिज करने की दरखास्त निपटा दी है। अदालत ने दरखास्तदार के वकील को मुतल्लिक अदालत से रुजू करने की हिदायत की गई है। दरखास्तदार के मौखा एंटी करप्शन में मुकदमे के बाद मंजूर कादर काका का नाम जो है ECL में डाला गया था। जी मुमताज़ जमाली, अपडेट के लिए शुक्रिया।
चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड और कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत ने बोर्ड अफसरान को दफ्तर का काम हमवार करने के लिए रोजाना इंतजामी इक़दाम को चलाने का इख्तियार दे दिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानने के नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। आज बिल्कुल देखिए, कमिश्नर कराची और चेयरमैन इंटर बोर्ड ने अफसरान को दफ्तर का काम हमवार करने के लिए रोजाना इंतजामी इकदाम को चलाने का इख्तियार जो है वो दे दिया है। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड और कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत ने नोटिफिकेशन जो है बाकायदा जारी कर दिया है। कंट्रोलर की तैनाती तक कंट्रोलिंग अथॉरिटी के फराइज डिप्टीज के सुपर्द कर दी गई है। डिप्टी कंट्रोलर जाहिद रशीद और डिप्टी कंट्रोलर जरीना राशिद तमाम इंतजामी मामला की हिदायत जारी कर दी गई है। जाहिद रशीद को 2 हफ्ते के अंदर स्क्रूटनी फॉर्म के मामला हल करने की हिदायत दी गई है, जबकि वेरिफिकेशन और मार्कशीट की प्रिंटिंग के मामला भी हल करने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। जबकि डिप्टी सेक्रेटरी हारून रशीद को ऑफिशियल चेक और मोहम्मद अशरफ को HSC सर्टिफिकेट के मामला मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। जी, हिदायत जारी कर दी गई हैं। काम के हवाले से सैयद ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के अवाम को गैस की किल्लत और मसाइल से निजात नहीं मिल सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। औरंगी टाउन बल्दिया न्यू कराची में गैस की लोड शेडिंग जारी है। औरंगी नंबर 5 में गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अचीरन कर दी है। हमारी नुमाइंदा आयमा खान इस वक्त औरंगी नंबर 5 में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आयमा, बताएगा कि शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वो अपने रोज़मर्रा के उमूर कैसे सरअंजाम दे रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो है वो बढ़ने लगा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली, पानी और गैस जो है वो नायाब है। बिलखसूस अगर हम इलाकों की बात करें तो औरंगी टाउन का इलाका हो, शाह फैसल हो, न्यू कराची हो, कोरंगी हो, तो ये वो इलाके हैं जहाँ गैस जो है वो नायाब है। गुज़िश्ता कई रोज से जो है वो कोरंगी नंबर 5 आई एरिया 36C का इलाका है। यहाँ पे गुज़िश्ता कई रोज से जो है वो गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। एक जानिब ऐसे GC का ये भी मौक़िफ़ है कि कहीं पे भी जो है वो गैस की लोड शेडिंग नहीं की जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोरंगी 5 का एरिया है, आई एरिया, यहाँ पे जो है गुज़िश्ता कई रोज से गैस का फुकदान जो है वो बढ़ चुका है, जिसके बायस जो है वो यहाँ के इलाका मकीनों के जो घरेलू उमूर हैं वो खासे मुतासिर हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ की ख़वातीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना है गैस की बंदिश के बायस। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बहुत परेशान हैं। ये इलाका बहुत अच्छा था, यहाँ पे 24 घंटे पानी था, गैस था, बिजली था। आप यकीन करें कि जिसके घर में एक कमाने वाला होगा वो बाहर से खाना खाएगा या किराया भरेगा या बच्चों को पालेगा, आप खुद बताएं। अब इतना इन लोगों ने हम लोगों को परेशान कर दिया है, हम लोग मजबूर हो गए। हमारे दिल से बदुआएं निकल, और जुम्मे को तो गैस बिल्कुल होती ही नहीं है। इतवार हो गया, जुम्मा हो गया, आप यकीन करें बच्चे बगैर नाश्ते के जा रहे हैं। आप बताइएगा हमें कि आपके घर में गैस नहीं आती है तो आप जो है वो अपना गुजारा किस तरह से कर रही हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है भाई, होटल से कैसे मंगाएंगे हम? इतना महंगाई के अंदर इतने बिल ज़्यादा आ रहे, पूरा दिन गैस ही बंद होते, तीनों टाइम होटल से मंगा खाना खाते, सुबह का नाश्ता भी होटल से आता है। बहुत परेशान है, आप लोग कुछ करें हमारे लिए। आप बताइएगा बिल कितने आ रहे हैं आप लोगों के, और बिल बराबर आ रहे हैं या और गैस भी नहीं आ रही है? बिल तो बराबर आ रहे हैं, बिल बराबर दे रहे हैं, और बस गैस नहीं दे रहे हैं। बिल तो बराबर दे रहे हैं, गैस नहीं दे रहे। मेहरबानी, हाँ ना, यही तो बहुत बड़े बड़े बिल, ज़्यादा ही बिल आ रहे हैं और गैस नहीं दे रहे। अब गैस नहीं होगा तो बंदा कैसे खाना पकाएगा? और सर्दियों के दिन है, जिसके घर में गीज़र नहीं है उसको गर्म पानी भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। ये बस है हमारे लिए, कुछ आप करें। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि गैस नहीं आती है तो आप किस तरह से गुजारा करती है? छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको कितनी परेशानी होती है? इतनी परेशानी है, ये देखो बच्चे ये सुबह सुबह उठ के अभी नहार मुँह के ऐसे बगैर नाश्ते के गए में, और ये अभी भी आए रो रहे अम्मी खाना दो, खाना क्या दे? बिस्किट को बच्चों से बिस्किट मंगवाते हैं, बच्चों को बिस्किट खिला के गुजारा करते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए दूध का पानी भी नहीं होता। बाज़ दफ़ा इतना रोते हैं, कहाँ दूर जाते हैं भाई भाई के, वहाँ देखते हैं कि कुछ सहूलत मिल जाए, फिर जाके मतलब सेरेलैक बच्चों को खिलाने तक भी पानी नहीं होता। अब सुबह की गई भी है, अभी शाम को 6 बजे आएगी, वो भी हल्की आएगी। अब बताओ, जुम्मे का दिन है, इंसान नहाना धोना, नमाज पढ़नी, बच्चों का। अब ये बच्चे सुबह से आए, दोपहर में भी स्कूल से आए, देखो ये बच्चे आए स्कूल से आए, वही रोना धोना शुरू कर दिया। क्या करे बताओ, महंगाई भी इतनी है, बिल भी इतने फेंकते हैं, 12-13 हज़ार का बिल कम नहीं है। गैस का बिल भरे 25-30 हज़ार तनख्वाह में कैसे पूरा करेंगे?
जी बिल्कुल, जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं कि कोरंगी 5I एरिया है, यहाँ पे जो है वो गुज़िश्ता कई रोज़ से गैस जो है वो गैस का बहरान जो है वो जारी है, जिसके बाइस जो है वो यहाँ की ख़वातीन को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका यही कहना है कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, बिना नाश्ता किए जो है वो स्कूल चले जाते हैं, और जब स्कूल से भी वापस आते हैं तो उन औकात में भी जो है वो गैस की फराहमी मुअत्तल रहती है, जिसके बाइस जो है वो यहाँ की ख़वातीन को खासी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि गैस नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो भारी भरकम बिल आ जाते हैं। बिलों की अदायगी करें, होटल से खाना मंगाएं या सिलेंडर इस्तेमाल करें। इलाका मकीन जो है वो खासे इस वक्त यहाँ पे परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। जी तो आयमा, लोग काफ़ी देर से परेशानी का शिकार हैं। गैस बहरान जो है अरसा दराज से ये लोग उसका सामना कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई अवामी नुमाइंदे नहीं आते जो इनकी आहो बका सुन सकें? जी बिल्कुल, इलाका मकीन जो है उनका यही कहना है कि गैस के बंदिश जो है वो काफ़ी अरसे से जारी है इस इलाके में, लेकिन जो है वो कोई SSGC का नुमाइंदा जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहे जो यहाँ पे आके जो है वो गैस की पाइपलाइंस को जो है वो ठीक करें, ताकि जो है वो इस इलाके में गैस की फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। जी, गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, तो आप पूछ के बता सकती हैं कि लोगों को कैसे वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह की दुश्वारियों का उनको सामना है, वो कैसे अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं? आप बताइएगा किस तरह से आप जो है वो गुजारा कर रही हैं? छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं और क्या करेंगे, और गैस का बिल इतना आ रहा है। ये गवर्नमेंट है, इससे बेहतर तो हम खड्डे में रह रहे हैं, पाकिस्तान में तो नहीं रह रही है। ये सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ ये आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। बत्ती के बिलों में, गैस के बिलों में बत्ती नहीं होती है, गैस नहीं होती है, कहाँ जाए हम? कितना बिल आ रहा है आपका गैस का? सिर्फ गैस का यानी 5000 6000 आ रहा है। गैस है ही नहीं, तकरीबन गैस है ही नहीं घर पे, कहीं भी नहीं है गैस। क्या करे, कैसे गुजारा करे? अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि इन गरीब आबादी में जरा देखे ना क्या हो रहा है। ये कुछ समझ में ही नहीं कोई नहीं है नहीं यहाँ पर। इलाका मकीन जो है वो खासे गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं इस वक्त। इनका यही कहना है कि कोई नुमाइंदा SSGC का यहाँ पे नहीं आता है। हुकूमत की जानिब से जो है वो बुनियादी सहूलियात भी इनसे छीन ली गई है। इनका यही कहना है कि हम होटल से खाना मंगवाएं, सिलेंडर भरें या घरों का किराया अदा करें, बिल अदा करें, किस तरह से जो है वो हम अपना गुजारा करें। जी, आयमा खान हमें अपडेट कर रही थी। शहर कायद में और अंकी टाउन, बल्दिया, न्यू कराची इलाकों में गैस बहरान जारी है। लोग लकड़ियों और सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और ज़िंदगी के उमूर भी ख़ास से जो हैं वो मुश्किल से गुजारे जा रहे हैं। आपको आगाह करें कि इंडस्ट्री के बढ़ते मिसाल ने सनतकारों और सरमायाकारों को परेशान कर दिया। तबानी ग्रुप के CEO हमजा तबानी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कमा कर देने वाला शहर कायद बेयारों मददगार है। पाक फौज के क्रैकडाउन से डॉलर की उड़ान थम गई। मुल्क की मईशत को एक लंबे अरसे की पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। मज़ीद जानेंगे अरशफ खान से। सनतकार शदीद कंसर्न दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं कि पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है, बिजली की कीमत है वो हर माह बढ़ रही है, गैस की कीमत में इजाफा कर दिया गया। मज़ीद कहा जा रहा है कि जनवरी में IMF के कहने पर गैस की कीमत मज़ीद बढ़ जाएगी। क्या ऐसी सूरत हाल में इंडस्ट्री या कोई भी कारोबार चल सकेगा? जानते हैं जो हमजा तबानी है, CEO हैं तबानी ग्रुप के, कि क्या कंसर्न्स देख रहे हैं, कहाँ तक ये बात लेकर जाएंगे, क्या देख रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्या मुश्किलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। देखिए, इंडस्ट्रीज़ के ना हमेशा से प्रॉब्लम रहते हैं। अगर हम इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो कभी गैस के इश्यूज़ रहते हैं, कभी लेबर के इश्यूज़ रहते हैं, कभी उनको EOBI, SESI, इधर उधर सब जगह। तो कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं रहती है। हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें अगर हम देखें तो पिछले सालों साल से ये इश्यूज़ चलते हुए ही आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मसला कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट को इसलिए आता है कि कराची को हम ओन नहीं करते। कराची को हम कभी भी मैं ये समझता हूँ कि अपनाइयत नहीं आती उसमें। हमेशा से कराची का एक मेजर शेयर रहा है नेशनल रेवेन्यू के अंदर, जो भी है 70%, पहले वो उससे भी ज़्यादा होता था। अगर हम एक्टिव टैक्स पेयर का रेशियो देखें, कॉरपोरेट को और फोर्सेस को हटा के जो एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, उसके अलावा अगर हम देखें तो आपको ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन इधर से ही मिलेगी। लेकिन कराची में जब डिलीवर करने की बारी आती है तो जब भी उससे पहले पास्ट हुकूमतें भी रही हैं तो आप ये देखें कि उस ज़माने के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो 3 महीने में 4 महीने में एक दफ़ा कराची आते हैं, सुबह आते हैं और शाम में मीटिंग करके चले जाते हैं। और मखसूस 4, 6, 8 लोगों से, जिसमें उनके पॉलिटिकल अलाइंस वाले लोग होते हैं, उनसे मिल के चले जाते हैं। और आज
जो पहले जिसका 1 करोड़ रुपए बिल आता था गैस का, आज वो 2.5 करोड़ रुपए आ रहा है। जिसका पहले बिजली का बिल 1 करोड़ रुपए आता था, उसका आज 2 करोड़ रुपए से ऊपर बिजली का बिल आ रहा है। ऑलमोस्ट डॉलर आपका 115, 17, 18 पे था, तो आज वो 289, 290 पर हो गया। और वो भी हम खराज तहसीन पेश करें हमारे इदारों को, जिन्होंने ये बढ़ती हुई डॉलर कीमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा स्टांस लिया, एक ग्रैंड ऑपरेशन करा और 320 से जो कुछ भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे थे उनको रीस्ट्रक्चर करा, उनको सिस्टम को सेट करा और जाके डॉलर को 30 रुपए वापस रिवर्स लेकर आए, जो कि खुश आइंद है। तो मेरा अपना ख़्याल है कि कंसिस्टेंसी, पॉलिसी, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, तो ये बिज़नेसमैन उसमें कंफर्टेबल पोजीशन में रह सकता है। जी, जैसा कि आपने सुना, तमाम जो खदशात हैं उसकी एक ही तजावीज़ दी है कि हुकूमत को एक लंबे अरसे की प्लानिंग करना होगी, जो मुश्किलात हैं वो हल हो सकती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो अगर आलमी मार्केट में ख़ाम तेल और दीगर की कीमतें बढ़ेंगी तो उसके असरात तो होंगे, लेकिन मुकामी सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मसाइल हैं उसको वफाकी हुकूमत अपनी सतह पर उसको हल करना होगा, इंडस्ट्री चल सके। जी, मकामी अदालत के बाहर पार्किंग माफिया का कब्जा। अदालत में आने वाले सालीन पार्किंग का मुनासिबत इंतज़ाम न होने के बायस परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद जानेंगे फरहान खान से। इस वक्त जो है मैं सिटी कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं पार्किंग की एक तवील लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन ये पार्किंग जो है वो शहरियों के लिए वो गैर मुनासिब और इलीगल भी है। यहाँ पे अगर कोई शहरी पार्किंग में बाइक भी लगाता है तो उसकी पार्किंग जो है वो यहाँ से बाइक उठा के जब्त भी कर ली जाती है। हालांकि ये मकामी अदालत है जिसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद अदालतें हैं मौजूद हैं, जिसके अंदर लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आते हैं अपने केस के सिलसिले में, और किसी भी नामुनासिब पार्किंग का ना होना उनके लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बनता चला जा रहा है। इस वक्त भी जो है हमारे साथ एक शहरी एजाज मौजूद है, इनसे बात करें। सर, मुझे बताइएगा कि अदालत के बाहर किसी भी किस्म की गैर मुनासिब पार्किंग मौजूद ही नहीं है लोगों के लिए। ये सबसे बड़ा एक अलमिया कह सकते हैं हमारे लिए है, और पार्किंग जो आने वाले साइलिन हैं उनके लिए भी बड़ा मसला है। यहाँ आते हैं, बाइक लगाते हैं, वो नो पार्किंग में आते हैं लोग, गाड़ी उठाते हैं और बाइक ले जाते हैं। वो सबसे बड़ा मसला ये। फिर अंदर कोई गली में है तो वो चार्ज पार्किंग लेता है, वो भी लीगल एक तरह से है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आई थिंक कोर्ट की वर्डिक्ट है कि एक पार्किंग पाकिस्तान कराची में कोई कर नहीं सकता इस तरह से। KMC की भी है कि पार्किंग वगैरह के कोई ठेके इस तरह के होते नहीं हैं, मगर फिर भी यहाँ चल रहा है। अब यहाँ खड़े करके जाओ तो वहाँ आके उठा के ले जाते हैं। अब फिर मसला है, फिर वहाँ जाओ तो वहाँ उनके लिए और परेशानी, 500-600 रुपये उनको जुर्माना पे करो, फ़ाइन पे करो, उसके बाद फिर वो गाड़ी छोड़ते हैं। तो ये बड़ा मसला है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कम से कम पार्किंग का ऐसा कोई इंतज़ाम करें शहरियों के लिए। जो आम शहरी अदालत में आ रहा है, अदालत में आके वो और परेशान होता है, फिर जब बाहर आते तो और उसकी बाइक नहीं मिलती तो और परेशान होता है। जी बिल्कुल, ये शहरी हमारे साथ मौजूद है। उनका यही कहना है कि एक तो अदालतों में जब आते हैं तो केस वगैरह के हवाले से भी परेशानियों का शिकार होते हैं, उसके बाद जब बाहर आते हैं तो अपनी बाइक भी अगर पार्किंग ना दो तो वो उठा ली जाती है, जिसके बाद जो है वो शहरी जो है शदीद परेशानी का शिकार हैं। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने MA चिनार रोड पर वाक़या डेंसो हॉल का दौरा किया है। मेयर कराची ने डेंसो हॉल में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों से मुलाकात की। वल्द-ए-आज़मा कराची के अफसरान की जानिब से मेयर कराची को डेंसो हॉल के अहाते के कब्जे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अब से कुछ देर कबल जो है MA चिनार रोड पर वाक़या डेंसो हॉल का दौरा किया है। मेयर कराची ने डेंसो हॉल में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों से भी मुलाकात की है। इस मौके पर जो है बल्दे-ए-आज़मा कराची के अफसरान की जानिब से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को डेंसो हॉल के अहाते के कब्जे से मुतालिक जो है तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस मौके पर कहना था कि सिटी कौंसिल के इजलास में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम बनाने की करारदाद गुज़िश्ता दिनों जो है वो मंजूर की गई है। डेंसो हॉल में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम जल्द बनाने जा रहे हैं। आसारे कदीमा को महफूज करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। उनका कहना था कि हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की रूह रवा डॉक्टर यास्मीन और उनकी टीम का जो है मशकूर हो, उन्होंने इस मामले पर जो है वो ताउन किया। इस शहर की रोशनियां बहाल करने के लिए जो है हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। शहर की रोशनियां बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। शुएब मुख्तार, अपडेट के लिए शुक्रिया। सिंध भर में खाद की किल्लत पैदा हो गई। काश्तकारों ने खाद की किल्लत और अदम फराहमी पर सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद का तफसीलात हैं जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताएगा क्या वजूहात हैं किल्लत की? देखिए जी, मुल्क भर में जो है खाद की किल्लत का ये मामला है। सिंध भर में खाद की किल्लत पैदा हो गई है। काश्तकारों ने खाद की किल्लत और अदम फराहमी पर
सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, 5 जो डिविजनल कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने सिंध के डिविजनल कमिश्नर से 10 जनवरी को जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इस्तफसार किया कि क्या खाद की सप्लाई का कोटा मुकर्रर करती है हुकूमत, जिस पर एडवोकेट अली पल ने जो है ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हुकूमत प्राइवेट कंपनियों को खाद की पैदावार पर सब्सिडी देती है। हुकूमत एंग्रो यूरिया और फातिमा लिमिटेड को सस्ती गैस जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान के चार्ज छोड़ने से पहले बड़े पैमाने पर मुलाजमीन के तबादलों के अहकाम, चार्ज छोड़ने से कबल तरक्की पाने वाले 4 सीनियर असिस्टेंट्स के बदीन, ठट्ठा, बेनसीराबाद, कराची, वस्ती तबादले किए गए हैं। मसीह जाने के आज़ाद नौरी से 6-7 बताएगा तबादलों के हवाले से। जी बिल्कुल, सुबह इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान के तबादले के बाद में नए तैनात नए सुबह इलेक्शन कमिश्नर जो है शरीफुल्लाह ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने जिम्मेदारी यहाँ संभाली हैं, जबकि एजाज अनवर चौहान के पैमाने पर स्टाफ के तबादले कर दिए, जिस पर बड़े पैमाने पर इनके उखाड़ पुछाड़ के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए, जिसमें जो मुलाजिम है उनको जो 11 दिसंबर को एजाज अनवर चौहान को सिंध से बलोचिस्तान तैनाती का नोटिस जारी किया गया, जबकि इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी से 13 और 14 दिसंबर को मुख्तलिफ जिलाई रीजनल दफातर में तबादले किए गए। 2 सीनियर असिस्टेंट्स को कंबर शहजाद को लड़काना ट्रांसफर किया गया, जबकि चार्ज छोड़ने से कबल तरक्की पाने वाले 4 सीनियर असिस्टेंट्स के भी बदीन, ठट्टा और बेनजीराबाद, कराची वस्ती तबादले किए गए, जबकि मुख्तलिफ जिलाई रीजनल दफातर से भी 5 मुलाजिम के ट्रांसफर की मंजूरी जदी के उनके भी तबादले कर दिए गए। जी तबादले कर दिए गए हैं। आज़ाद नौरी अपडेट के लिए शुक्रिया। गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में तलबा तंजीमों में तसादम हुआ है, जिसके बाद तदरीसी अमल भी मुअत्तल है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल ये देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज ब्लॉक 7 गुलशन इकबाल में, और 2 रोज़ कबल जो है यहाँ पर तलबा तंजीमें जो हैं उनके दरमियान आपस में तसादुम हो गया था, जिसके सबब जो असातिज़ा प्रोफेसर की जो तंजीम है सपला, उनकी जानिब से जो है तदरीसी अमल जो है बाइकॉट उसका किया गया था, और आज भी यहाँ पर जो है तदरीसी अमल मुअत्तल है। असातिज़ा कराम की जानिब से जो है क्लासेस नहीं ली जा रही, हत्ता कि जो तालिब इल्म है गेट के बाहर मौजूद हैं। सपला के जो प्रेसिडेंट हैं मुनव्वर अब्बास इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। तदरीसी अमल का बाइकॉट कल तक था, वो ख़त्म हो चुका है। हमारा उस तरफ को जो गर्ल्स विंग है वहाँ पर क्लासेस हो रही हैं। ये बॉयज़ सेक्शन में थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से प्रिंसिपल साहिबा का ये कहना था कुछ चीज़ें हमने ठीक करनी है, क्योंकि कल थोड़ी सी तोड़ फोड़ हुई थी। तोड़ फोड़ के नतीजे में क्लासेस डिस्टर्ब हुई हमारी, तो आज उसकी वो सफाई और चीज़ें ठीक होनी है। तो आज के दिन उन्होंने कहा कि हम क्लासेस को मुअत्तल इसलिए रखेंगे कि चीज़ों को हम ठीक करें, तो क्लासेस का बाइकआउट ख़त्म हो गया है। कल तक हम यहाँ बहुत ज़्यादा कर्ब में थे, बहुत परेशानी में थे, इसलिए कि असातिज़ा की बहुत ज़्यादा तौहीन हुई, तज़लील हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा खुश हैं, इसलिए कि हमारी सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन और डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध इनके बर वक्त इक़दामात के नतीजे में चीज़ें यहाँ सेटल डाउन हुई हैं। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जमात इस्लामी का भी कि उन्होंने भी इस हवाले से अपना बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया, और ये मसला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका है। असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ का बिल जो है वो मौजूद नहीं है। मुनव्वर अब्बास प्रेसिडेंट सपला जैसे कि उन्होंने कहा कि हम ये मुतालबा करते हैं कि जो असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ का जो बिल है वो सिंध असम्बली में पास किया जाए। ताहम आप जैसे कि देख सकते हैं कि पीछे असातिज़ा कराम जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, ग्रुप फ़ोटोज़ जो है इस वक्त किया जा रहा है। ताहम तदरीसी अमल फ़िलहाल जैसे कि सपला के प्रेसिडेंट ने कहा कि तदरीसी अमल मुअत्तल है, लेकिन यकीनन ये तदरीसी अमल जो है बहाल कर दिया जाएगा। जी पीसीबी प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट टूर्नामेंट में हायर एजुकेशन कमीशन की टीम के लिए फाइनल ट्रायल्स IBA यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में लिए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 के मैचेस का आगाज़ जो है वो हफ्ते से होने जा रहा है, जिसके लिए पहली दफ़ा जो है HSC की टीम भी जो है वो इसमें शिरकत करेगी, और HSC की टीम बनाए जाने के लिए जो है यहाँ पे ट्रायल्स लिए जा रहे हैं IBA यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है IBA यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स और HSC की टीम जो बनाई जा रही है उसके मैनेजर हैं जमशेद ईसा साहब, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप HSC की टीम के मैनेजर मुंतखब हुए हैं, क्या समझते हैं कितने खिलाड़ियों ने जो इस ट्रायल में शिरकत की है और कितनों को सेलेक्ट करके फिर ये टीम जो है मुंतखब की जाएगी? जी, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। देखिए, ये एक HSC के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि PCB लेवल पे ग्रेड 1
टूर्नामेंट खेलना, और ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि HEC इसमें पार्टिसिपेट करेगी। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने पूरे पाकिस्तान के जितने भी हमारे HEC के अंडर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हमने इन्फॉर्म किया, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको 2 जगह पे हमने ट्रायल्स कंडक्ट करवाए। इससे पहले लाहौर में ट्रायल कंडक्ट करवाए जहाँ से 200 से ऊपर बच्चों ने ट्रायल दिया, और यहाँ पे 2 दिन पहले हमने ट्रायल्स कंडक्ट करवाए थे। यहाँ पे भी माशाल्लाह से 200 से ऊपर स्ट्रेंथ थी बच्चों की जिन्होंने यहाँ पे ट्रायल्स दिए। तो इनमें से हमने फ़ाइनल कोई 70 बच्चे ऐसे थे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिनका आज अभी फ़ाइनल ट्रायल चल रहा है। PCB के भी हम बहुत मशकूर है कि जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेंगे, और इन बच्चों के पास जो सेलेक्ट होकर जाएंगे इनके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ख़ुद को वहाँ पे शोकेस करें, ख़ुद को दिखाएं वहाँ पे, और अपने परफॉर्मेंस से आप इम्प्रेस कर सकते हैं। देखिए ये हमारे साथ मौजूद थे IBI यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं जमशेद ईसा साहब, जिनका ये कहना है कि इस ट्रायल्स में जो है ये 2 रोज़ा ट्रायल थे जिसमें 400 के करीब पाकिस्तान भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की है। इनमें से पहले मरहले में 72 खिलाड़ियों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया। उसके बाद अब जो है HSC की जो टीम है वो 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी, जिनके नाम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिए जाएंगे। और ये जो प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी है जिसका आगाज़ हफ्ते से होने जा रहा है, जिसमें HSC की टीम भी पहली दफ़ा शामिल होगी। जी।